भगवान श्री राम के अनुज भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे विश्व के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की गरिमा हासिल हुई। भारत का गौरव और वैभव तक्षशिला के जरिए रेखांकित हुआ। तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। 64 से अधिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के साथ साथ मेडिकल साइंस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय के छात्र जो मेडिकल साइंस में प्रवीण थे, वो मस्तिष्क से लेकर आंतों तक के रोगों का बड़ी सहजता के साथ निदान कर देते थे। उनकी शल्य क्रिया चिकित्सा कर दिया करते थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तक्षशिला के अध्ययन का स्तर क्या था। तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य विद्यार्थी हुए और साथ साथ अध्यापन भी कराया। इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन करते हुए चाणक्य ने कौटिल्य का अर्थशास्त्र रचा, जो कि राजनीति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। एक राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन आगामी चुनाव के विषय में सोचता है, जबकि एक राजनेता यानी स्टेट्समैन आने वाली पीढ़ियों के विषय में। ये तमाम तथ्य यदि आपको जानने हैं तो आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जाइए। तक्षशिला में न केवल विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, बल्कि इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करके चंद्रगुप्त मौर्य जैसा युवा महान राजा सम्राट बना। इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए जीवक ने ऐसे ऐसे सिद्धांत रचे जो पढ़कर आज भी आप हतप्रभ रह जाएंगे। इसी विश्वविद्यालय में प्रसेनजित राजा ने अध्ययन किया, जो कौशल राज थे। इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी रचा, जिन्होंने पहली बार संस्कृत व्याकरण को विश्व के समक्ष रखा। पाणिनि का व्याकरण विश्व का प्रथम व्याकरण है, फर्स्ट ग्रामर, जिस पर हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व की तमाम भाषाएं आधारित हैं। तो मित्रों, तक्षशिला का गौरव और वैभव इतना अद्भुत था कि इसके विशाल कैंपस में विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान आचार्य अपने अपने आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी पाठशालाएं हुआ करती थीं, जिनमें 100 विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठशाला में अध्यापन करा के विशिष्ट गुणों से सराबोर किया जाता था। तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर शिक्षा पूरी होने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को इंटर्नशिप के लिए 6 माह के लिए भेजा जाता था। कोई एक मौलिक खोज करने के लिए कहा जाता था। जब विद्यार्थी किसी विशिष्ट जड़ी बूटी की खोज करके आता था या कोई अन्य सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया करता था, तब उसे डिग्री दी जाती थी, उपाधि दी जाती थी। तक्षशिला एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 500 ईसा पूर्व, जबकि संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा ठीक से स्थापित भी नहीं हुई थी, तब आयुर्वेद विज्ञान का ज्ञान दिया जाता था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कितना सुव्यवस्थित था। मित्रों, तक्षशिला विश्वविद्यालय की महानता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी वैश्विक ख्याति से आकर्षित होकर अलग अलग समय में 2 चीनी यात्री भारत आए। एक थे फाहियान और दूसरे थे शानयांग। जब फाहियान भारत आए थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से, विस्मय विमुग्ध आंखों से तक्षशिला का नयनाभिराम वैभव देखा था और भूरी भूरी सराहना को लिपिबद्ध किया था। लेकिन कालांतर में, काफी वर्षों के बाद, जब दूसरे चीनी यात्री शानयांग भारत आए, तो उन्हें तक्षशिला के स्थान पर नजर आया उजाड़। जो कुछ फाहियान ने लिखा था वह सब धूल धूसरित हो चुका था। अब प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों? सुदेशना की पाठशाला में हम आपको सत्य तथ्य से कराते हैं वाकिफ। मित्रों, भारत सोने की चिड़िया, स्वर्ण पाखी था। भारत का अलौकिक आकर्षण था, जिससे आकर्षित होकर
शक और हूण जैसे आक्रांता खिंचे चले आए। उन्होंने जमकर लूटपाट मचाई, लेकिन शक और हूण ने तक्षशिला या अन्य विश्वविद्यालयों अथवा भारत के अन्य गौरवों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की। इसके बाद जब सिकंदर भारत में आया तो उसने अपनी आंखों से तक्षशिला को देखा। तक्षशिला को देखकर उसके मुख से बरबसी वाह निकल आई। सिकंदर, जो कि महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के, अफलातून के, अरिस्टोटल के शिष्य हुआ करते थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की परंपरा के बाद चौथा स्थान सिकंदर का है। सिकंदर तक्षशिला को देख करके विस्मय विमुग्ध रह गए थे। लेकिन अब सुदेशना की पाठशाला में जो हमने सूत्र रेखांकित किया था कि विचार स्वतंत्र होते हैं, तथ्य पवित्र, थॉट्स आर फ्री, फैक्ट्स आर सेक्रेड। जैसे ही भारत में अरब और तुर्क के नापाक कदम पड़े, ज्ञान नगरी तक्षशिला मिट्टी में मिल गई। इस धरती में अरब और तुर्क ने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया, तबाही मचा दी, मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियां भग्न कर दी, खजाने लूट लिए, अनमोल स्थापत्य को जीर्ण शीर्ण कर दिया। तक्षशिला सहित अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों को खत्म कर दिया, समृद्ध पुस्तकालय जला दिए, रेयर बुक्स कुछ तो पुर्तगाल लूट कर ले गए और बाकी अरब और तुर्क चोरी करके ले गए और उन्होंने यूरोप में बेच दिया, जिससे साइंटिफिक थ्योरी डेवलप हुई और आज आधुनिक विज्ञान विकसित हो रहा है। खैर, किस्सा कोता यह है कि बात यहीं खत्म नहीं होती। बेशक अंग्रेजों ने इस देश को बहुत कुछ दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने आनंद मठ में, जिससे कि वंदे मातरम जैसा राष्ट्रगीत भारत को मिला, लिखा है कि अंग्रेज इस देश में दैव योग से आए थे। ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं, मनोवैज्ञानिक सूत्र समाहित थे उनकी विवेचना में। भारत को अंग्रेजों के काल में विकास की एक धारा मिली, लेकिन अंग्रेज कितने चालबाज थे, सुदेशना की आज की पाठशाला में हम आपको ये तथ्य सत्य रेखांकित करके बताएंगे। भारत को मूलभूत संसाधन प्रदान करने वाले अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से हम उनके अच्छे कार्यों के लिए आभारी होने के स्थान पर आज उनसे खफा हो सकते हैं। इसका अपना एक लॉजिक है। अंग्रेजों ने 1947 में भारत से लौटने से पहले, वापस जाने से पहले, गुड बाय इंडिया कहने से पहले एक चाल चली, बड़ी दूषित चाल थी वो, जिसकी शुरुआत काफी पहले से कर दी गई थी और इसके लिए मैकाले नाम के व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रखने की कूटनीति की गई। अरब और तुर्क ने भारत पर जो भयंकर भीषण वज्राघात किया, उससे भी कहीं अधिक खतरनाक चाल चली इन अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपना सिद्धांत बनाया कि भारत के नागरिक शरीर से तो भारतीय होंगे, मन से पूरी तरह अंग्रेज बन जाएंगे। अंग्रेजों की यह कूटनीति काफी हद तक सफल भी हुई। उनकी वजह से हमारे देश की शिक्षा बीमार हो गई। एक ऐसा बीज बोया अंग्रेजों ने जो आज भी खरपतवार के रूप में हमारे देश को पूरी तरह से समृद्ध होने से वंचित किए हुए है। हम भौतिक प्रगति तो कर रहे हैं, विकासशील तो हैं, लेकिन जो आंतरिक समृद्धि है उससे हम वंचित हैं अंग्रेजों की इसी मैकाले वाली कूटनीति की वजह से। अंग्रेजों ने कुछ ऐसा किया कि अपने भारतीयों के मन में अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, जीवन मूल्यों के प्रति तिरस्कार की भावना भड़क गई। वे पाश्चात्य
सभ्यता की तरफ आकृष्ट होने लगे, अंग्रेजों ने अपने मानस पुत्र पैदा कर दिए, उनका निर्माण कर दिया। हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, ये सब उसी की वजह से हुआ, और ये बाबू बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था है जो कि मौलिक विद्वानों का सृजन करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं। आजादी के बाद इतने वर्ष गुजर गए, लेकिन भारत की शिक्षा में सुधार नहीं हुआ। दुर्भाग्य यह है कि भारत की प्रचलित शिक्षा न तो भारतीय है और न ही शिक्षा है, बावजूद इसके कि प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर होता है। वस्तुतः सुदेशना यही है कि तथाकथित वर्तमान शिक्षा पद्धति के विकल्प के रूप में विशुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति का अविलंब विकास किया जाए। यह आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है। ऐसा इसलिए ताकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भारत का विद्यार्थी जीवन सागर में बिना पतवार की नौका के समान डगमगाने न लगे। कागजी डिग्रियों की ये नौका, बिना पतवार की नौका हमारे भारत में शिक्षित बेरोजगार ना पैदा करे। नवीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में सत्य के साक्षात्कार पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि सत्य एकांगी नहीं सर्वांग होता है। शरीर, मन और आत्मा सभी का विकास करने वाली शिक्षा ही वस्तुतः भारतीय शिक्षा कहलाएगी।